हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रीलिम्स कम मेंस की तैयारी हम लोग कर रहे थे, जिसमें मैं पूरे हैंड रिटन नोट्स में आपको क्लासेस करवा रहा था और जिसमें होपफुली शायद 11 क्लासेस हो चुके थे, जिसमें हमने पूरी तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया, ज्वालामुखी और आपके पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पर्वतों का निर्माण, भूकंप, सुनामी, इन सभी चैप्टर्स को हमने कवर किया था। और इसी के साथ हम लोगों ने इसमें मौसम विज्ञान को भी शुरू कर दिया था, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में, जिसमें 2 से 3 लेक्चर भी कवर कर लिए गए थे। और आज हम उसी के आगे की सीरीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ये रेगुलर क्लासेस रहेंगी और शाम को आपको जो इकोनॉमिक्स की प्रीलिम्स और मेंस की मैं क्लासेस चला रहा था इसी तरीके से, वो भी अब आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज फॉलो कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक दिया गया है, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल के नाम से आप सर्च भी कर सकते हो। और जहां पे लगभग 7,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, उसी को आपको सब्सक्राइब करना। और इसी का एक डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा, जिसमें आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और लगभग वहां पे 1100 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, जहां पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कोई टॉपिक है, कोई क्वेरीज है, तो हमारे बहुत सारे वहां पे फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारे आपकी हेल्प करते हैं। और इसी के साथ अगर आप इस तरीके की हैंड रिटन पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो, जो कि पूरी तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेस्ट रहेगी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप वहां पर मैसेज करके और भी अदर सब्जेक्ट्स के आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अलग अलग नोट्स हैं, आप उसको परचेस कर सकते हो। या फिर डिस्प्ले पे आपके एक नंबर नोट कर रहा हूं मैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। ये सेम नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप यहां से व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो तापीय चालकता थी और जो स्ट्रोक वायरस थे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, जिसमें विकिरण था, चालन था, संवहन था और अभिवहन था। क्योंकि इन सभी टॉपिक्स की आपको आगे जेट स्ट्रीम, चक्रवात, ऐसे टॉपिक्स में आपको जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने कहा था कि आज की इस क्लास में हम लोग थर्मल चेंज के बारे में बात करेंगे, अर्थात तापीय परिवर्तन, किसी भी वायु का ताप कैसे परिवर्तित होता है। तो आपने 2 टर्म सुनी होंगी, एक होता है डायाबेटिक परिवर्तन और एक होता है एडियाबेटिक परिवर्तन। ये कई बार आपने पढ़ा होगा। अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखते हो तो ये मान के चलो कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी को समझने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए इस लेक्चर को यहाँ पर पूरा देखना है आपको और समझना है कि जो डायबिटिक परिवर्तन होता है, ये एक तरीके से खुले तंत्र में होता है, यानी ओपननेस में होता है। और इसमें क्या होता है कि एक घटक से या एक जगह से दूसरी जगह पे जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, तो उन वस्तुओं के अंतर्गत टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूं कि मैं एक एक्स वस्तु है और एक वाई वस्तु है, ठीक है। एक्स वस्तु से क्या हुआ, निष्कासन हो रहा है टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर बाहर निकल रहा है। तो ऐसे में, और जो दूसरी वस्तु है ये क्या कर रही है, इसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तु एक खुले तंत्र की तरह काम कर रही है। तो ऐसे में क्या होता है, जब खुला तंत्र होता है तो उसे हम डायबिटिक ऊष्मन कहते हैं, यानी डायबिटिक रूप से परिवर्तन होना। अब कैसे होगा इसको मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है कि बाहरी खुले वायुमंडल में जब अपनी ऊष्मा को निकालती है, यानी अर्थ से बाहर निकालती है, तो ऐसे में क्या होता है, डायबिटिक ऊष्मन प्रक्रिया होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम एडियाबेटिक की बात करेंगे तो ये सामान्यतः क्या होता है, एक बंद तंत्र की तरह काम करती है, यानी बंद तंत्र की तरह। जैसे यहां पर देखोगे, जब वस्तु जो है कि सारी टेम्परेचर की ओर जो है कि हीट होती है, मतलब एक जगह जब संकुचित होती है, तो इससे उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। इसी को हम एडियाबेटिक ऊष्मन कह सकते हैं। और जैसे ही इसका प्रसारण होता है ना, जब इसका प्रसरण होता है वायु का बाहर की ओर, तो इसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसको हम लोग एडियाबेटिक शीतलन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब एक जगह पे संकुचन बढ़ने लगता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग एडियाबेटिक ऊष्मन कहते हैं। और जब वही प्रसरण होने लगता है, इस तरीके से बाहर निकलने लगती है ये गर्म वायु, तो ऐसे में इस पिंड का जो है कि तापमान कम हो जाता है और इसे हम एडियाबेटिक शीतलन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको अभी मैं बताना चाहूं, तो जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी। अभी क्या है, इसका टेम्परेचर अधिक है। जब टेम्परेचर अधिक है तो वायु गर्म होकर क्या हो रही है, आरोहण हो रही है, अर्थात वायु क्या हो रही है, ऊपर निकल रही है गर्म होकर। और जब ये गर्म वायु ऊपर निकल जाएगी तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले कैसा था, पहले गर्म था पृथ्वी का तापमान, लेकिन जब वो एक खुले तंत्र की तरह काम कर रही थी, और जब ये पूरी तरीके से, मतलब कि पूरी तरीके से जो है कि वायुमंडल में जाता है, तो ये जो हीट है, ये जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं, ये बाहर निकल जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तापमान में कमी हो जा रही है, अर्थात पृथ्वी के तापमान में कमी आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर हम कहें कि सघन से जब विरल में जो है कि वायु का आरोहण होता है, सघन क्या है, पृथ्वी क्या है, एक ठोस पिंड है जिसपे जो है कि आपका गैस भी है, द्रव भी है, ठोस भी है, अर्थात एक सघन पिंड है, बहुत ही घनत्व भरा पिंड है। लेकिन खुले वायुमंडल कैसे, विरल होते हैं, जिसमें आप देखोगे माध्यम के तौर पे क्या धूल कण दिखाई देते हैं जो एक माध्यम का काम करते हैं, लेकिन बहुत ठोस नहीं है वहां पर। ठीक, तो ये जो है कि विरल में जब वायु का आरोहण होता है, अर्थात वायु बाहर की ओर जाती है और ऊपर निकलती है। आरोहण मैंने आपको जब क्लाइमेटोलॉजी का पहला या दूसरा लेक्चर शुरू किया था, लेक्चर नंबर 9 होगा शायद, तो वहां पर बता दिया था कि आरोहण और अवरोहण का मतलब क्या होता है। तो वायु आरोहण का मतलब होता है जब वायु पृथ्वी से निकलकर बाहर जा रही होती है, ऐसे में वायु का प्रसरण होगा। प्रसरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम में वृद्धि, अर्थात जो आयतन होता है ना उसमें वृद्धि होना। आयतन क्या कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने 1 लीटर पानी को बॉटल में रखा है तो उसका आयतन पतला हो गया, लेकिन अगर जब उसी 1 लीटर पानी को आपने एक बड़े परात या बड़े बाल्टी में रखा तो उसका आयतन बढ़ गया। आयतन क्या होता है, वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, जिस प्रकार का वस्तु होगी उसी प्रकार के उसमें आयतन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि वायु का जब ये प्रसरण होगा तो एडियाबेटिक शीतलन से, जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि जब पृथ्वी जो कि सघन में थी और जब ये विरल में जो है कि वायु बाहर निकलने लगी, ऐसे में जब ये वायु को एक खुले वायुमंडल का जगह मिला तो ये वायु में क्या होने लगा, आयतन के रूप में प्रसार होने लगा, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा विस्तार मिलने लगा। और ऐसे में एडियाबेटिक शीतलन हुआ, कहां पर, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्या हुआ, एडियाबेटिक शीतलन हुआ और टेम्परेचर आपका कम हो गया। जैसे यहां पर आपने देखा कि एडियाबेटिक शीतलन, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है जिसके अंदर मैंने हीट लिखा है। अब ये पृथ्वी क्या है, एक बंद तंत्र की तरह काम करेगी, क्योंकि ये वायुमंडल से घिरी हुई है। भाई हर एक पृथ्वी या हर एक ग्रह का अपना वायुमंडल होता है। सौर मंडल के अंतर्गत 8 ग्रह होते हैं और हर ग्रह का अपना एक वायुमंडल होता है जिसमें पृथ्वी को घेरे रखा जाता है, जहां पर आकर्षण बल काम कर रहा होता है। लेकिन वो खुले अंतरिक्ष में तो नहीं होती ना, खुले अंतरिक्ष में तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं है, जीरो हो जाता है। लेकिन यहां पर वायुमंडल पृथ्वी को घेर कर रखता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी से निकलने वाली जो किरणें होती है, वायु होती है, आरोहण होता है और वायुमंडल में जाकर जो है कि प्रवेश करती है, तो ऐसे में पृथ्वी का तापमान क्या होता है, एडियाबेटिक शीतलन से कम हो जाता है। और यही चीज यहां पर कही जा रही है कि एडियाबेटिक शीतलन से पृथ्वी का तापमान अब क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरीके से जब वायु का अवरोहण होता है, जैसे यहां पर आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है, ये जहां पे हीट लिखा है, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, जो एक बंद ग्रह की तरह है, तो इसमें क्या हो रहा है, हर तरफ से वायु जो है कि प्रवेश कर रही है पृथ्वी में। ठीक है, अब वायु जो प्रवेश कर रही है इसकी वजह से क्या होगा, तो यहां पर आप देखोगे कि जब वायु का आरोहण विरल से सघन में हो रहा है, अर्थात खुले वायुमंडल से क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रही है, अर्थात पृथ्वी की ओर आ रही है, तो ऐसे में वायु का संकुचन हो रहा है और इस समय एडियाबेटिक ऊष्मन होने से टेम्परेचर बढ़ गया। क्योंकि आप यहां पर देखोगे कि जब संकुचन होगा तो सारा टेम्परेचर एक जगह इकट्ठा होने लगेगा और इसकी वजह से एडियाबेटिक ऊष्मन होने लगेगा। तो यही चीज आपको समझनी है कि एडियाबेटिक ऊष्मन का मतलब क्या होता है, जब पूरी खुली वायु जो है वो एक संकुचित माध्यम में होकर पृथ्वी की ओर आने लगती है और जिससे जो पृथ्वी का टेम्परेचर पहले कम था ना, अब वो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होने लगा, बढ़ने लगा, अर्थात एडियाबेटिक ऊष्मन होने लगा। और अगर हम बात करें कि वही ऊष्मन की दरें सघन से विरल में जब जाती हैं तो वायु का आरोहण होता है, यानी आयतन में प्रसार होता है, जिसकी वजह से जो तापमान पहले गर्म था पृथ्वी का, अब वो एडियाबेटिक शीतलन से क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको एडियाबेटिक शीतलन और एडियाबेटिक ऊष्मन ये दो शब्द पता होने चाहिए कि कब ऊष्मन होता है और कब शीतलन होता है। तब इसके हिसाब से आप क्या कर पाओगे, आराम से इस चीज को समझ पाओगे, आगे जो चीज मैं बताने वाला हूं। क्योंकि अब यहां पर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, अगर आपको याद होगा कि मौसम को परिवर्तित करने के 3 प्रमुख कारक मैंने बताए थे पहले लेक्चर में क्लाइमेटोलॉजी में, जिसमें पहला था आपका तापमान, जिसमें हमने देख लिया कि तापमान का ट्रांसफर किस तरीके से होता है, विकिरण के माध्यम से हमने शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एल्बिडो का कॉन्सेप्ट पढ़ा। दूसरा आपको मैंने बताया था कि इसमें एक आर्द्रता इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यह भी जो है कि मौसम को परिवर्तित करती है। आर्द्रता जितनी अधिक होगी किसी वायुमंडल में, उतनी ही अधिक वहां पे बारिश भी होगी, उतनी ही वहां पे उमस भी पैदा होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे एटमॉस्फेरिक दाब कैसा है, यानी कि वायुमंडलीय दाब कैसा है, हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की पूरी कंडीशन ही पूरे पृथ्वी पर तापमान को, बारिश को, हर चीज को प्रभावित करती है। तो इन सभी घटकों का परिणाम होता है। इसीलिए मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान को हमने पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे आर्द्रता को। अब आज की क्लास में आपको ह्यूमिडिटी समझ में आ जाएगी, जिसे हम लोग आर्द्रता कहते हैं। अगर मैं आम भाषा में कहूं कि ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब आप देखोगे कि जब गर्मी का महीना चरम स्थिति पे होता है, अर्थात कि मई जून के आसपास, और शाम में 4 बजे, 2 बजे, 5 बजे के आसपास आपको क्या होता है, उमस महसूस होती है। उमस का मतलब आपकी बॉडी बहुत चिपचिपी हो जाती है, अर्थात आपके आसपास जो वायुमंडल होता है उसमें जलवाष्प की मात्रा पर्याप्त मात्रा में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कैसे बढ़ती है, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है
तापमान बढ़ता है तो सूर्य की किरणें क्या करती हैं, जो आसपास की जो वाटर बॉडीज होती है, चाहे वो नदी है, तालाब है, झरना है, समुद्र है, महासागर है, इन वाटर बॉडीज का क्या करती है, इवेपोरेशन करती है, अर्थात कि इन जल बॉडी का या वाटर बॉडीज का वाष्पीकरण किया जाता है और ये जो वाटर होता है वो भाप के रूप में वायुमंडल में पहुंचने लगता है और वहां वो जल वाष्प के रूप में, अर्थात जल का वाष्प इवेपोरेशन के माध्यम से वाटर बॉडीज का क्या होता है, जल वाष्प में परिवर्तन होता है और वही जो वाष्प होती है ना, वो नमी पैदा करती है वायुमंडल में और उस वायुमंडल में हम भी रह रहे होते हैं क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर ही तो रहते हैं, पृथ्वी के अंदर थोड़े रहते हैं। पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा है और बहुत सारी चीजें हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी के हमने चैप्टर्स में कवर किया था। तो बाहर के वायुमंडल का असर हमारे ऊपर भी पड़ता है और इसी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत चिपचिपाने लगती है और हमें किसी से एकदम चिपकने का मन नहीं करता, भाई भीड़ में दूर रहो, हमसे अलग हट के बैठो। और ऐसे में हम कहते हैं कि शायद 1 से 2 दिन में बारिश होने की संभावना है क्योंकि आर्द्रता इतनी अधिक हो चुकी होती है, ह्यूमिडिटी इतनी अधिक हो चुकी होती है कि वो जलवाष्प अगर गर्म हवाओं के साथ मिल जाए और हवाओं को ठंडा करके क्या करती है, वो बारिश की स्थिति पैदा करती है और जिससे जो भाप बनी हुई चीजें थी, जल की भाप थी, वो ठंडी होकर बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर बारिश का काम करती है। इसीलिए ह्यूमिडिटी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है और अक्सर आप लोग बिना ज्योग्राफी पढ़े हुए भी आप एक अनुमान लगा लेते हो अनुभव के आधार पर कि अब मेरी बॉडी बहुत पसीज रही है, बहुत चिपचिपी हो रही है और ऐसे में हो सकता है कि अब बारिश होने की संभावना है। तो ह्यूमिडिटी पसीने से अलग होती है। पसीना क्या होता है, आप जब काम करते हो तो वाटर के रूप में आपके बॉडी के बाहर स्वेटिंग होती है जिससे गंदगी निकलती है, लेकिन ह्यूमिडिटी में आपके बॉडी के बाहर कोई स्वेटिंग नहीं होगी लेकिन आपकी बॉडी चिपचिपाहट से महसूस करेगी। तो इसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। ये तो मैंने सामान्य अर्थ में बता दिया। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, या यूं कहें कि कितनी मात्रा जलवाष्प की है, जल के भाप की। अब इसको मापने के लिए 3 मेथड होते हैं जो हम मापते हैं। तो इसमें 3 मेथड में अगर आप ढंग से समझोगे तो मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता अर्थात एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको मेजरमेंट करने के लिए कहा जाता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में इसका मेजरमेंट होता है। अर्थात इसमें कह रहा है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी अधिक होगी, जितनी अधिक जलवाष्प की मात्रा होगी और अगर आयतन उसका कांस्टेंट है। आयतन का मतलब क्या होता है, जिस भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, लिक्विड फॉर्म की वस्तु को अगर किसी बड़े पात्र में रख रहे हो तो उसका आयतन ग्रहण करेगा, अगर उसे छोटे पात्र में रख रहे हो तो उसका आयतन ग्रहण करेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आयतन ग्रहण करने वाले जो पात्र हैं या जो वस्तु, मतलब कि जो स्पेस है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है अर्थात कि निरपेक्ष आर्द्रता तभी अधिक होगी जब जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। और जलवाष्प की मात्रा कब अधिक हो सकती है, जब किसी भी प्रक्रिया में इवेपोरेशन की क्रिया ज्यादा होगी और वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को वायु के आयतन के अपोजिट भी तो कह सकते हैं, अर्थात कि जलवाष्प की मात्रा अगर हम कांस्टेंट कर दें, मान लीजिए कि वायु का आयतन ही सीमित हो तो इसका मतलब वहां पे जलवाष्प की मात्रा जो है कि क्या होगी, कांस्टेंट हो गई और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब वायु के द्वारा आरोहण किया जाता है, यानी ऊपर जब वायु जाती है, या फिर अवरोहण होता है अर्थात जब वायु ऊपर से नीचे आती है, तो इस समय वायु के आयतन में भी परिवर्तन होता है जिससे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी परिवर्तन होता है। भाई अभी मैंने आपको बताया ना एडियाबेटिक शीतलन में कि वायु जब ऊपर जा रही होती है तो अर्थात उसके आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ कह रहा है आयतन कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। या फिर वायु अगर ऊपर की जगह नीचे भी आ रही है तो भी उसके आयतन में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, इस तरीके से कम होता जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ये कहा गया कि भाई आरोहण और अवरोहण दोनों ही प्रक्रियाओं में वायु के आयतन में तो परिवर्तन होता है, इसलिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी परिवर्तन होगा। और जब ह्यूमिडिटी में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं जलवाष्प की मात्रा की मापन करने की उपयुक्त विधि नहीं है, या यूं कह दें कि 1 घन सेंटीमीटर वायु में उपस्थित जलवाष्प मात्रा को हम वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। लेकिन यह एक आइडियल कंडीशन होती है और आइडियल कंडीशन कभी भी वायुमंडल में फॉलो नहीं हो सकती है। इसलिए आर्द्रता को मापने के लिए इस मेथड का प्रयोग फिर सामान्यतः वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं किया जाता है। फिर वो आते हैं दूसरी आर्द्रता पे। यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं अर्थात विशिष्ट आर्द्रता की बात करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो आर्द्रता है ना, ह्यूमिडिटी, ये 2 चीजों को निर्धारित करेगी। एक तो वर्षा, कितनी अधिक वर्षा होगी, और दूसरा कोहरा, जो सर्दियां होती है वो कितनी अधिक पड़ेगी। यानी ये दोनों ही चीजों की मात्रा को बताती है। लेकिन कैसे बताएगी ये चीजें मैं अभी आपको धीरे धीरे आगे की क्लासेस में समझाते चले जाऊंगा। मतलब इसी क्लास में जब लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो पूरा ज्योग्राफी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये भी हम क्या करते हैं, ग्राम प्रति किलोग्राम में इसको हम मेजर करते हैं। इसको सेंटीमीटर क्यूब में नहीं बल्कि ग्राम प्रति किलोग्राम में।
सामान्यतः फॉर्मूला इसका भी यही कहता है कि जितना भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अधिक होगा उतना ही जलवाष्प की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। तो यहां पर भी तो वही कहा जा रहा था कि जलवाष्प की मात्रा अगर अधिक है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर जलवाष्प की मात्रा कम है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम है। और यही चीज इसमें भी कहा जा रहा है कि अगर जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी अधिक होगी। तो यहां पर अगर आप एक चीज देखोगे कि किसी निश्चित तापमान पर, मान लेते हैं कि हमने 15 डिग्री सेल्सियस की बात कर ली, इस पर 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम एक तापमान को कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान है प्रत्येक दिन, और ऐसे में 1000 ग्राम है वायु, यानी कि जो वायु है वो भी तो भारी होती है ना, अगर वो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम तक है तो उसमें कितनी जो है कि जलवाष्प के धारण करने की क्षमता, अर्थात कि कितनी उसमें जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ये वो है जलवाष्प की मात्रा, अर्थात जल की जो भाप है, क्योंकि यही तो ठंडी होकर बूंदों के रूप में नीचे गिरेगी। जितनी अधिक मात्रा होगी जलवाष्प की उतना ही अधिक तो बारिश होगी, ये चीज ध्यान देना भाई। अगर 1000 ग्राम वायु, वायु तो सूखी होती है, एक तरीके से ड्राई होती है वायु, ठीक है, लू जैसी चलती है, लेकिन इसमें जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी अधिक तो जो है कि बारिश हो सकती है। मैं कहता हूं कि अगर 350 ग्राम इसमें जो है कि जलवाष्प है तो मैं कहूंगा कि 350 ग्राम बारिश होगी ही होगी। और इसलिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वर्षा की मात्रा एवं कोहरे की सघनता को निर्धारित करती है, अर्थात कोहरा कितना अधिक पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे कोहरे में भी क्या होता है, सुबह आप जब बाहर निकलते हो तो कोहरा होता है जिसमें विजिबिलिटी बहुत जीरो हो जाती है, कुछ सामने का दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप गौर से 2 मिनट के लिए अगर आप हाथों को बाहर रखोगे तो आप देखोगे कि ओस जो है कि आपके हाथों पर बैठ रही है और वो एक वाटर बॉडीज होती है, अर्थात कि जल की बूंदें होती हैं। तो ये जल की बूंदें, और वर्षा में भी जल की बूंदें ही होती है, बारिश में कोई आग तो नहीं उगल रही होती, जल की बूंदें होती हैं। लेकिन ये निर्भर करेगा कि जल की बूंदें कितनी गिरेंगी जमीन पर या कितना जो है कि कोहरा पड़ेगा, ये आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तय करती है। कि अगर 1000 ग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा, मान लेता हूं कि 450 ग्राम अगर जलवाष्प की मात्रा यानी जल की भाप है, तो वो भाप कहीं ना कहीं टेम्परेचर डाउन होने पर जल के रूप में कन्वर्ट होगा। भाई टेम्परेचर अधिक होने पर जल क्या हुआ, भाप में बदल गया। लेटेंट हीट मतलब सेंसिबल हीट आपकी लेटेंट हीट में कन्वर्ट होगी, जो मैंने लेक्चर नंबर 9 या 10 में बताया था। और जब भाप जो है कि ठंडी होगी तो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में कन्वर्ट होगी और फिर वो जल की बूंदों के रूप में जमीन पर आकर गिरेगी, या तो वर्षा के रूप में गिरेगी या फिर वो ओस के रूप में गिरेगी कोहरे में। ठंडियों में कोहरा होगा और गर्मियों में क्या होगा, बारिश होगी। तो ये कौन निर्धारित करेगा कि वर्षा की मात्रा या कोहरे की मात्रा या कोहरे की सघनता कितनी होगी, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तय करेगी। लेकिन अगर मैं अब बात करूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी होता है, वही रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है सापेक्ष आर्द्रता। कहने का मतलब है कि आखिरकार जो वर्षा के लिए जो हमें आदर्श दशाएं चाहिए होती हैं, जो कंडीशन चाहिए होती है कि हाँ हमें इस समय बारिश हो सकती है, वो दशाएं कौन तय करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तय करती है। कोहरा कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, और साथ में कोहरे के लिए जो आवश्यक दशाएं चाहिए होती है कि रात में, कहने का मतलब है कि गर्मी में तो कोहरा नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वो आदर्श स्थिति पैदा नहीं हो पाती जिसकी वजह से गर्मी में कोहरा पड़ सके, लेकिन ठंडियों में वो स्थिति बन जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोहरा पड़ सकता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा करके लिखा गया, थोड़ा समझने का प्रयास करना है, मेरी भाषा पे ध्यान देना, या अपनी वीडियो को पॉज करके भी आप सीधा कर सकते हो मोबाइल और देख सकते हो। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या होती है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100। इसका मतलब क्या करा है कि अगर मैं आज की बात करूं, इस समय की बात करूं, जिस समय अगर 3 बज रहे हैं और आज की डेट है 7 मई 2024, अगर 3 बजे 7 मई 2024 को मैं कहता हूं कि वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है, मान लीजिए वायु कितनी है, 1000 ग्राम है। ठीक है, मैंने इसमें कहा कि जलवाष्प की मात्रा है कितनी, केवल 430 ग्राम है। लेकिन अगर ग्रहण करने की क्षमता की मैं बात करूं, इस समय जिस समय मई में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, तो इस समय लगभग जो है कि 700 ग्राम ग्रहण करने की क्षमता थी। लेकिन ग्रहण करने की क्षमता 700 ग्राम है, लेकिन वर्तमान में है कितनी, 430 ग्राम। तो यही बताया जा रहा है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और बटे वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहां से देखिए ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे कि भाई जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यूज भी अधिक होगी, लेकिन उसकी ग्रहण करने की क्षमता जब कांस्टेंट होगी। और अगर मैं कहूं कि जलवाष्प की मात्रा ही कांस्टेंट कर दी जाए कि बस केवल और केवल आपको 400 ग्राम ही केवल जलवाष्प की मात्रा मिलेगी, फिक्स है, तो ऐसे में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, अपोजिट रिलेशन बनाएगी। अर्थात
क्या कहा मैंने कि भाई जलवाष्प की मात्रा जितनी होगी उतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होगी, और अगर जलवाष्प की मात्रा मैं कांस्टेंट कर दूं, मान लेते 400 ग्राम, तो आप देखो कि जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता फिर अपोजिट रिलेशन बनाएगी। जितनी अधिक क्षमता है उतनी ही कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, और जितनी अधिक ह्यूमिडिटी उतनी कम क्षमता होगी। तो इसका सीधा सीधा संबंध बनता है कि जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता निर्धारित करती है कि वायु के तापमान पर। अगर वायु का तापमान गर्मी में ज्यादा होता है, अर्थात वायु का तापमान क्या गर्मियों में ज्यादा होता है मई जून में, इसका मतलब है कि इस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की जो क्षमता है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, वो ज्यादा है। अर्थात कि उन वायु में जल वाष्प के रूप में जो है कि ज्यादा इकट्ठा होगा, और जिस वजह से आपको जून जुलाई में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है। अब आप भारत से तो कंपैरिजन कर सकते हो कि सर भारत में तो ऐसा होता नहीं है, तापमान बहुत होता है लेकिन बारिश नहीं होती। मैं यहाँ पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ये स्थिति आपको कहीं भी दिखेगी तो वहां बारिश होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के आसपास की बात करूं तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, तापमान तो अधिक मिलेगा, टेम्परेचर हाई मिलेगा, तो वहां पे जलवाष्प के ग्रहण करने की क्षमता भी ज्यादा मिलेगी, और इस वजह से 0 डिग्री पर बारिश जो है कि ज्यादा होती है। अर्थात यहां पर एक अपोजिट रिलेशन बनेगा। जब जलवाष्प की मात्रा फिर से ग्रहण करने की होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से वायु का टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन बनता है। अर्थात जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाओगे, वायुमंडल में जाओगे, तो आपके टेम्परेचर में तो कमी आएगी लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ने लगेगी। इसका मतलब क्या है, जो वायु आपके सतही क्षेत्र में चलती है, अर्थात जो वायु आपके सतह पे चलती है, जहां पे पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह पर चलती है, लेकिन जैसे जैसे वो वायु आरोहण करती है, सतह से ऊपर की ओर जाती है, पर्वत की ओर या ऊपरी वायुमंडल की ओर जाती है, तो उसके तापमान में गिरावट आने लगती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ने लगती है। और जैसे ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पे पहुंच जाती है, बारिश होना शुरू हो जाती है। इसके बारे में आगे मैं जब वर्षण वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, वाताग्री वर्षण वगैरह के बारे में, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य सागरीय जलवायु, यूरोप वगैरह की कंडीशन बताऊंगा, तो वहां पे इन चीजों को अच्छे से समझ पाओगे आप। अब यहां पर देखो फाइनल कंक्लूजन मैंने क्या कहा कि एक निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा के और वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को ही हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका तापमान फिक्स कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में आपके पास जितनी जलवाष्प की मात्रा है और जितनी आपकी ग्रहण करने की क्षमता है, इन दोनों के अनुपात को ही हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, यानी कि प्रतिशत में। तो दोनों में अगर मैं अंतर की बात करूं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी वर्षा होने के लिए या फिर कोहरा बनने के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा करती है, लेकिन ये वर्षा कितनी होगी, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या 2 मिनट होगी, या कोहरा जो है कि 10-12 घंटे तक बना रहेगा, केवल 8 घंटे तक बना रहेगा, ये तय करता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्योंकि वर्षा की मात्रा और कोहरे की सघनता निर्धारित करने का काम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का होता है, जबकि उसके लिए आदर्श स्थिति तैयार करने का काम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का होता है, और यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का कोई भी योगदान नहीं होता है। तो यहां पर अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो जरा आगे मेरे साथ यहां पर देखो बारिश की स्थिति, क्योंकि जब ये सारे पॉइंट आप अच्छे से समझ लोगे ना, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ, आपको जो है कि ज्योग्राफी की एक अच्छी समझ हो जाएगी। फिर आप चाहे उसे भारतीय जलवायु में अप्लाई करो, भारतीय मानसून में अप्लाई करो, या फिर अमेरिका में अप्लाई करो, या भूमध्य सागर में अप्लाई करो, या 0 डिग्री पे अप्लाई करो, या ध्रुवों पे अप्लाई करोगे, सारे कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं, बस जगह बदलने के साथ उनमें परिवर्तन आने लगता है उनके रिजल्ट में। और यही चीजें आपकी प्रीलिम्स और मेंस में पूछी जाती है। अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये जो नोट्स है टोटल 87 पेजेस में, जिसमें हम लोग 39 पेज पे आ चुके हैं, लगभग 4 लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जिसके बाद मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री या साइंस या मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आप डिजास्टर, इंटरनल सिक्योरिटी, जो टॉपिक आप प्रेफर करोगे कमेंट सेक्शन में, वो जो है कि हम शुरू कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर जरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बारिश की स्थिति कैसे होती है, कैसे जो है कि बारिश के लिए स्थिति बनती है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारी जो वायु है, उसका टेम्परेचर क्या 40 डिग्री सेल्सियस है, और इस दौरान वो जलवाष्प की जो मात्रा है उसकी वो 25 ग्राम ही केवल है। कितने में? 1000 ग्राम वायु के अंतर्गत अगर हम देखें तो केवल और केवल कितनी है, 25 ग्राम जो है कि जलवायु है। लेकिन अगर हम बात करें कि जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, 100 ग्राम है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये 100 ग्राम के हिसाब से चल रहा है, 1000 ग्राम के हिसाब से नहीं, क्योंकि हम प्रतिशत में व्यक्त कर रहे हैं, और कोई भी चीज प्रतिशत में 100% के बराबर ही मानी जाती है। कितनी? 100% के बराबर। तो अब मान के चलिए कि एक वायु है जो कि जिसका तापमान कितना 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसको अगर हम कहें कि 100 ग्राम तक वायु जो है कि जलवाष्प को ग्रहण कर सकती है, जल की भाप को, लेकिन इसमें असल में है कितनी? केवल 25 ग्राम है। और ऐसे में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो 25% ही होगी, मान लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि
रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो तापमान गिरेगा, और अगर तापमान की वैल्यू बढ़ेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिरेगी। अब मान लेते हैं कि यह वायु क्या है, जमीन के अंदर तो जाएगी नहीं दोस्तों। मान लेते हैं यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ मैंने बना दी एक तरीके से। अब यहाँ पर जो वायु है, अभी इसका टेम्परेचर कितना जो आप महसूस कर रहे हो अपने पास रह के, आप कह रहे हो गुरुजी 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन धीरे धीरे इस वायु का आरोहण होने लगा, अर्थात ये वायु ऊपर उठने लगी, खुले वायुमंडल में जाने लगी। ऐसे में इसका तापमान कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वायु जब ऊपर जाती है तो इसका तापमान गिरता है, अर्थात वायु के आरोहण होने पर वायु गर्म जो थी वो क्या होने लगी, ठंडी लगने लगेगी, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और ऐसे में आपको जो भी वायु आपके आसपास गुजर रही होगी वो गर्म महसूस होती होगी। तो ऐसे में जो वायु ऊपर जाने लगेगी, जब वायु आरोहण करने लगेगी, ऊपर का मतलब है कि वायु क्या है, वायुमंडल में जाने लगेगी, और ऐसे में उसके तापमान में जब गिरावट आएगी तो ये मान के चलते हैं कि इसका आधा हो गया, ठीक है, 40 डिग्री से घट के आधा हो गया। लेकिन जलवाष्प की मात्रा अभी भी इसमें 25 ग्राम ही है। और अगर हम देखें कि मैंने अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी में 3-4 कॉन्सेप्ट को फिक्स किया था कि टेम्परेचर में अगर कमी आएगी तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में भी कमी आएगी, ठीक है, और साथ में इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसमें परिवर्तन होगा, कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में परिवर्तन होगा। आप अगर एक बार यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि मैंने क्या लिखा कि जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता तापमान के समानांतर होगी, जितना तापमान उतनी ग्रहण करने की, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी का संबंध अपोजिट डायरेक्शन में है, और जलवाष्प की मात्रा भी जो है कि बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर कि 40 डिग्री से जब वो 20 डिग्री पे आ गए, यानी कि पृथ्वी से वायुमंडल की ओर वायु बढ़ी, तो ऐसे में ये जलवाष्प की मात्रा तो कांस्टेंट है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो गई आधी, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपोजिट यानी कि बढ़ गई। और जैसे ये और ऊपर जाती है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचता है, यानी कि पृथ्वी से हो सकता है 8-10 किलोमीटर या 10-12 किलोमीटर ऊपर चली गई वायु, और वहां पर जाके इसका तापमान अगर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे कि 100% हो गई। और 100% होने का मतलब है कि वायु ठंडी हो गई पूरी तरीके से, जिसे हम ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं कि वायु संतृप्त हो गई है। वायु क्या हो गई दोस्तों, संतृप्त हो गई। और जिस टेम्परेचर पे वो संतृप्त होती है उसे हम उषांक बिंदु कहते हैं, अर्थात जो वायु गर्म थी ऊपर जाके वो 10 डिग्री पर क्या हो गई, ड्यू पॉइंट पर, ड्यू पॉइंट ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं उषांक बिंदु, इस पर जाके वायु संतृप्त हो जाती है, अर्थात वायु ठंडी हो गई। भाई वायु का तापमान पृथ्वी के निकट 40 डिग्री सेल्सियस था, धीरे धीरे वो ऊपर गई और 10 डिग्री के आसपास जाके वायु ठंडी होने लगी ड्यू पॉइंट पे, और वहां पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो 100% पहुंच गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो आर्द्रता थी अब वो संघनन के रूप में बदलेगी, और जलवाष्प जो था वो जल के रूप में बदलेगा, क्योंकि ये जलवाष्प कहाँ पे इकट्ठा था, इवेपोरेशन की प्रक्रिया जब मई में हुई थी, अप्रैल में हुई थी, वो पूरी की पूरी जाके वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में इकट्ठा थी। लेकिन जब जून आते आते बरसात ऋतु के लिए या वर्षा करने के लिए भारत में जैसे जैसे वायु ऊपर जा रही थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही थी, 100% पहुंचती है, और वहां पे संघनन और जलवाष्प की बूंदें क्या होती है, जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब ये जल की बूंदें में परिवर्तित होगी। अब जल क्या होता है, जलवाष्प की अपेक्षा तो भारी होता है। वो भारी जल क्या होता है, जमीन पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे गिरने को प्रेरित हो जाते हैं, और वो जैसे ही नीचे गिरना शुरू होते हैं तो हम कहते हैं जून और जुलाई के महीने में बारिश शुरू हो गई। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जरा इसको समझ लेते हैं, फिर हम पूरे के पूरे बारिश के प्रोसेस को समझेंगे। जैसे 0 डिग्री या उससे कम तापमान पर अगर जलवाष्प, जो जल की भाप है, अगर वो हिम कणों में चेंज हो जाती है तो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। हिम कणों का मतलब होता है जमना, और किसी भी वाटर बॉडीज को जमने के लिए न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम तापमान चाहिए होता है। जैसे ग्लेशियर वगैरह में आप देखोगे -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाता है, या आप अपने रूम के अंदर जो फ्रिज में बर्फ को जमाते हो तो 0 डिग्री या उससे कम तापमान पर ही जाकर बर्फ को जमते हुए देख पाते हो। समझ में आ गई बात। तो इसी को हम कहते हैं हिम कणों में चेंज हो जाना, तो इसी को हम हिमांक बिंदु कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस प्रोसेस को समझाने के लिए, जैसे मान लेते हैं यहां पर कि ये आपकी पृथ्वी की सतह है भाई, ये पृथ्वी की सतह है, और इस पृथ्वी की सतह पर आप रहते हो छोटे छोटे बच्चों की तरह। जैसे पृथ्वी के सापेक्ष आप बहुत छोटे छोटे स्थिति में रह रहे होगे, बहुत छोटे छोटे, और यहाँ पर आपको वायु का जो तापमान महसूस हो रहा होगा 20 डिग्री सेल्सियस, और आप कहते हो कि यार आज जब घड़ी में देखते हो या कैलेंडर में देखते हो या फिर गूगल पे देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपके आसपास का जो टेम्परेचर वो 35 डिग्री 40 डिग्री है। तो वो टेम्परेचर आपका नहीं होता है, बल्कि आपकी सराउंडिंग में जो वायु होती है ना, वो गर्म है या ठंडी है, इसको बताता है। तो मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान है आपकी वायु का, लेकिन जैसे, और उस समय जो है कि 25 ग्राम जो है कि रिलेटिव
मतलब जलवाष्प की मात्रा है जो कांस्टेंट है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 25% है। अब ये बरसात कब होगी? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटीज की वैल्यू 100% होगी, और 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को करने के लिए तापमान में और कमी आनी चाहिए। तो भाई पृथ्वी से वायु ऊपर की ओर आरोहण करने लगी, 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गई। ऐसे में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जस्ट अपोजिट थी, यानी कि ये जब ये 20 से आधा होकर 10 हो गई तो ये 25 से आधा बढ़ के 50 हो गई। अभी 50 और जाना होगा, तो वायु और ऊपर आरोहण करती है और 5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचती है। उसी समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, और ऐसे में जब ये 100% हो जाती है तो यहाँ पर देखोगे बादलों का निर्माण होता है, और इन बादलों के निर्माण होने के बाद ये बारिश की बूंदें फिर से पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को आपको समझना होगा आर्द्रता के बारे में, कि कैसे आर्द्रता आपके बारिश के लेकर जो है कि चीजों को बताती है। अगर एक एक पॉइंट आप मेरे साथ समझते हुए चल रहे होंगे तो आपको चीजें आसान लग रही होंगी। अगर फिर भी कहीं पर मिस्टेक से छूट गए होंगे या किसी वजह से ध्यान भंग हो गया होगा, तो नो डाउट आप दोबारा उस पूरी वीडियो को देखिए बैक करके, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब मैं भी क्लास करता था अपने टीचर्स की, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर करता था, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह रखा था पहले ही कि जब मैं 2 से ढाई घंटे की अगर क्लास ले रहा हूँ, उस समय अगर आपका 1 मिनट के लिए भी ध्यान भंग हुआ ना, तो आप पकड़ नहीं पाओगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, उस चीज में पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये हॉलीवुड मूवीज की तरह है, बॉलीवुड मूवीज की तरह नहीं है कि आशिक भाग गया जेल में, जेल से छूट के आएगा, अपनी प्रेमिका को छुड़ाएगा, अब उसके पिता के सामने विलन बनेगा, अब उसके भाई से लड़ेगा। अगर आप बीच में आधे घंटे के लिए कहीं बाहर भी निकल जाओगे ना, आधे घंटे बाद भी आके बॉलीवुड मूवी देखोगे, साउथ की या मुंबई की या महाराष्ट्र की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यही हुआ होगा। लेकिन हॉलीवुड में नहीं समझ में आएगा कि यार क्या हो गया अचानक से 20 मिनट में, हमने मूवी छोड़ के गए थे 10-15 मिनट के ब्रेक के लिए, और इसमें पता नहीं अब स्टोरी क्या चल रही है। तो सेम वही वर्ल्ड ज्योग्राफी का हाल है। अगर आपका जरा सा भी ध्यान भटकता है तो आप दोबारा रिवाइज करके देखिए, रिवाइंड करके, नहीं तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। अब जरा एक एक चीज करके हम एक एक पॉइंट पे चलते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पर थे दोस्तों, यहाँ पर तापमान अधिक था, तो वायु क्या हुई? वायु हल्की होके आरोहण करने लगी। अच्छा, आरोहण का मतलब क्या होता है दोस्तों? वायु का हल्का होना या हल्की होनी। और कोई भी चीज यानी कोई भी वायु कब हल्की होगी? जब उसका टेम्परेचर अधिक होगा, जब उसका तापमान अधिक होगा तो वायु वो हल्की होती है। और हल्की वायु ऊपर की ओर उड़ती है, जमीन के अंदर नहीं घुसती, ऊपर की ओर उड़ती है। तो वायु का क्या हुआ? प्रसरण होने लगा। अर्थात जो ये वायु पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगी तो यहाँ पर तो कम स्पेस है, लेकिन जैसे जैसे खुले वायुमंडल में जा रही है वैसे वैसे इसके प्रसरण हो रहा है, अर्थात इसके आयतन में वृद्धि हो रही है। तो भाई वायु का प्रसरण हो रहा है, ऐसे में वायु जब बाहर की ओर जाती है तो तापमान गिरने लगता है, एडियाबेटिक शीतलन। भाई यहाँ पर वायु में क्या था? 20 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन वायु का प्रसरण हुआ आरोहण के बाद तो एडियाबेटिक शीतलन हुआ कि नहीं हुआ? देखिए यहाँ पर वायु में कमी आने लगी, अर्थात टेम्परेचर में कमी हुई, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि होने लगती है। और 100% होने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद वायु संतृप्त हो जाती है। वायु संतृप्त होने का मतलब होता है वायु वर्षा के लिए जितनी जरूरत होती है ठंडी वायु की, वो काम हो चुका है। तो ऊपर के वायु में जाके वायु संतृप्त हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100 हो जाती है, ऐसे में ठंडी होने के बाद ये संघनन की क्रिया करती है। संघनन का मतलब होता है भाप जब जल के रूप में परिवर्तित होता है तो इसे संघनन कहते हैं। और यहीं पे बादल पहले से ही बने हुए, बादल कैसे बनेंगे इसकी क्रिया हम लोग वर्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे, और फिर ये बादल क्या करते हैं? वर्षा होना शुरू हो जाता है। और इसलिए इसको कहा जाता है कि इनका आपसी संबंध होता है वायु के आरोहण का वर्षा से। अच्छा, कितनी अधिक वर्षा होगी कितनी अधिक नहीं, ये आपकी तय करेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अर्थात 1000 ग्राम में 1000 ग्राम वायु में जितनी अधिक जो है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी, यानी जलवाष्प की मात्रा होगी, उतनी ही वर्षा की मात्रा भी होगी। तो क्लियर हो गया आपको? रिलेटिव ह्यूमिडिटी आदर्श स्थिति बनाती है, यानी एक प्रोसेस बनाती है कि किस तरीके से वर्षा करनी है, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या करती है? उसकी मात्रा पर निर्भर करती है कि कितनी अधिक देर तक बारिश होगी, कितनी अधिक देर तक नहीं होगी। तो इस पूरे प्रोसेस में आप ध्यान देना कि ज्योग्राफी के जब भी आप प्रश्न सॉल्व करोगे प्रीलिम्स में या मेंस में, तो आपको इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा मेंस में, और प्रीलिम्स में भी इसी तरीके के शब्द आएंगे आपके सामने। तो इन वर्ड से परिचित हो जाओ दोस्तों। वायु का आरोहण क्या होता है, एडियाबेटिक शीतलन क्या होता है, वायु का प्रसरण क्या होता है, वायु संतृप्त क्या होती है, ठीक है, टेम्परेचर में कमी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि क्या होती है, ये सभी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और यहाँ से आप देखोगे कि जो मैंने जियोमॉर्फोलॉजी या अभी तक जितनी भी क्लासेस कराई हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में आते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स के सबसे बेस्ट मानी जाती है। विजन आईएएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, वहाँ से भी जो प्रश्न आ रहे हैं वो हमारे नोट्स के द्वारा सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो जा रहे हैं, जितने केवल ज्योग्राफी से आ रहे हैं। अभी इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स से भी सॉल्व हो रहा है,
इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि अगर आपके भारत की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज को हमारे नोट्स के माध्यम से प्रश्न सॉल्व करने में सहायता मिल रही है आप लोगों को, इट मीन्स कि ये नोट्स सही डायरेक्शन में चल रहा है और आपकी तैयारी भी सही डायरेक्शन में चल रही है। तो जब भी कोई नोट्स पढ़ो, आप उसे रिवाइंड चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए क्या करो, अपने प्रैक्टिस पेपर उठाओ, अपने पीवाईक्यू उठाओ और उसे देखो कि क्या पीवाईक्यू सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। और अगर पीवाईक्यू आपके सॉल्व हो पा रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व हो पा रहे हैं अच्छी कोचिंग्स के, तो इट मीन्स आप जिस भी कंटेंट को फॉलो कर रहे हो, जिस भी नोट्स को पढ़ रहे हो वो बेहतर है। अगर ये चीज नहीं हो पा रही है तो फिर इसका मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं। और मैं अपने नोट्स के लिए कमिटमेंट हूं, मैं कह भी रहा हूं कि हाँ, इससे विजन आईएएस जैसे टेस्ट सीरीज, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व हो रहे हैं। और अगर अभी आपको पसंद आ रही हो पीडीएफ, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्प्ले पे मैं एक नंबर लिख रहा हूं जहां पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप, और वहां से आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके सारे नोट्स आप वहां से देख सकते हो। प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र के जो शॉर्ट नोट्स बनाए वो अलग हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के नोट्स, ये वाले जो आप पढ़ रहे हो इस तरीके के नोट्स अलग हैं, जहां से आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है लिमिटेड सोर्सेस में। आगे चलते हैं। अब यहां पर आप देखोगे डायबिटिक शीतलन की बात करें। डायबिटिक शीतलन क्या होता है दोस्तों, जब पृथ्वी से जो गर्म वायु थी ये जो बाहर चली जाती है तो ऐसे में पृथ्वी का तापमान क्या होता है, घट जाता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपोजिट होती है, अर्थात यहाँ पे वायु संतृप्त होती है और संघनन की क्रिया करती है, फिर बादल बना होता है और कोहरे का निर्माण होता है। दोनों में अंतर क्या है? आपने कहा कि सर अभी तो आपने एडियाबेटिक शीतलन पढ़ा रहे थे, अब डायबिटिक क्यों पढ़ा रहे हो भैया? क्योंकि डायबिटिक जो शीतलन का संबंध होता है ये शीतकाल से होता है। जब शीतकाल में यानी सर्दियों के मौसम में जब वायु ठंडी होकर ऊपर जाती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उस समय जो वायु संतृप्त होती है, अर्थात जो वायु ऊपर वाष्प के रूप में थी, भाप के रूप में, वो संघनन के रूप में बदलती है, यानी कि जल के रूप में बदलती है, लेकिन फिर वो जल बारिश के रूप में नहीं गिरता बल्कि कोहरे के रूप में, ओस के रूप में नीचे गिरता है शीतकाल में, तो डायबिटिक शीतलन होता है। लेकिन अगर गर्मी के रूप में आप देखोगे, जब यही प्रक्रिया ऊपर जाके वायु ठंडी होती है और संतृप्त होकर वो संघनन के रूप में बदलती है जल के रूप में, तो वर्षा करती है। तो गर्मी में वर्षा करती है और सर्दी में क्या करती है, ठंड होती है, अर्थात कोहरे का निर्माण होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो भाप होती है वो जब जल में बदलती है तो कोहरे के रूप में बदलती है, ओस के रूप में, यानी हिमांक बिंदु 0 डिग्री से नीचे जाके बदलती है, इसीलिए उसे भाप के रूप में नहीं होते बल्कि ओस के रूप में नीचे गिरती है। यहां देखोगे कि ओसांक बिंदु का मतलब होता है 0 डिग्री से अधिक पर जब जलवाष्प की बूंदें, यानी जलवाष्प जो जल की बूंदों में चेंज होता है तो उसे हम ओसांक बिंदु कहते हैं। ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ड्यू पॉइंट कहा जाता है। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान पर संघनन की क्रिया शुरू होने से जलवाष्प क्या होता है, हिम कणों में चेंज हो जाता है, और इसे हम लोग फिर क्या कह देते हैं, हिमांक बिंदु कह देते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कह देते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात करूंगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या करती है, किसी भी वर्षा की मात्रा या फिर कोहरे की सघनता को निर्धारित करती है। अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा है, और इसका मतलब है कि सर्दियों में कोहरा भी अच्छा खासा पड़ेगा और गर्मियों में बारिश भी अच्छी होगी। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मैं बात करूं तो ये वर्षा और कोहरा निर्माण करने के लिए अनुकूल स्थिति का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तभी तो डायबिटिक शीतलन होने की वजह से कोहरा बन रहा है सर्दियों में, या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और इसकी वजह से गर्मियों में एडियाबेटिक शीतलन हो रहा है और ये वर्षा के लिए तैयार कर रही स्थिति। तो आप देखोगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या क्या अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर हमने 2 घटक पढ़ लिए हैं, क्योंकि अभी आगे इसका प्रैक्टिकल रूप आएगा जिसमें हमने मौसम को प्रभावित होने वाले टेम्परेचर को पढ़ लिया, दूसरा हमने ह्यूमिडिटी को पढ़ लिया है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्रेशर, यानी कि जो दाब की बात करते हैं, वायुमंडलीय दाब, जिसमें आपका हाई प्रेशर भी आता है, लो प्रेशर भी आता है, और इसमें हवाओं के बारे में भी बात करते हैं। तो अगले जो टॉपिक मैं आपके शुरू करने वाला हूँ ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेशर में हवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी भी लापरवाही की तो मैं कह सकता हूँ कि आप हवाओं की तरह गोल गोल घूम जाओगे बिना कोरिलेस बल के कारण।